हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है हमारे संस्कार क्लासेज एंड एजुकेशन जंक्शन बहरामा के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। आइए फटाफट हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है। मूल माध्य वर्ग मान को हम लोग IRMS कहते हैं और शिखर मान को हम लोग I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात होता है 1/√2। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2i, ऑप्शन सी है I/2, ऑप्शन डी है I। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान E0 हो, हमें शिखर मान का वैल्यू दे दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। आप जरा एक फार्मूला पहले जान लें कि ERMS का जो वैल्यू होता है वो होता है E0/√2 और आपको जो है E0 का मान निकालना है और ERMS का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार वर्ग माध्य मूल मान जो है E0/√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान क्या होगा। तो IRMS का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है, ERMS का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है। ERMS का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है और ERMS का जो फॉर्मूला होता है वो E0/√2 होता है। तो ERMS का वैल्यू हम 220 भर देंगे और इधर से E0/√2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो E0 का जो वैल्यू है वो 220√2 हो जाएगा। 4 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आभासी धारा होती है। वर्ग माध्य मूल मान को ही हम लोग आभासी धारा कहते हैं, जिसे हम लोग IV से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाता है आपका I0/√2। I0 को हम लोग शिखर धारा कहते हैं। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान जिसे हम लोग I0 कहते हैं तथा औसत वर्ग मान का अनुपात क्या होगा। IRMS का वैल्यू क्या होगा। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/1। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो I = 0.6 sin 100πt है। 100πt है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला I = I0 × sin ωt होता है। यहां से हम लोग 100πt और ωt को इक्वल कर देंगे। तो ωt बराबर हो जाएगा 100πt। ओमेगा का वैल्यू होता है 2πν × t बराबर हो जाएगा 100πt। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 50 दूना से 100 हो जाएगा। तो न्यू का जो वैल्यू है, आवृत्ति का जो वैल्यू है वो 50 हो जाएगा। तो आपका 7 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो I बराबर है 60 sin 100πt। 100πt आपसे पूछ रहा है कि मूल वर्ग माध्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेट कर लेंगे I = I0 sin ωt से। तो हमें I0 का जो वैल्यू है वो 60 प्राप्त हो जाएगा। हमें IRMS का वैल्यू निकालना है। तो IRMS का वैल्यू होता है I0/√2। तो ये हो जाएगा I0 का वैल्यू 60
और बटा में √2। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रतिघात का मात्रक होता है। प्रतिघात का जो मात्रक है, प्रतिघात चूंकि एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए प्रतिघात का भी मात्रक ओम ही हो जाएगा। 9 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक होता है। धारितीय प्रतिघात भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो धारितीय प्रतिघात का भी मात्रक ओम ही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है कि एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो क्या होती है। एलआर परिपथ के लिए जेड बराबर बताना है क्या होता है, तो इसके लिए जेड बराबर होता है √r² प्लस ω² L²। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 का डी नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल की ओर कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध R हो तथा स्वप्रेरकत्व L हो, तो tan phi बराबर क्या होगा। तो tan phi का जो फॉर्मूला होता है वो होता है XL/R और XL बराबर होता है ω/L बाई R का R हो जाएगा। तो इसका 12 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि एक LCR परिपथ में धारा जो है वो कैसी रहती है। ऑप्शन नंबर ए है कि π/2 कोण की कला से वोल्टेज के पीछे रहती है, π/2 कोण की कला से वोल्टेज से आगे रहती है। ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज के आगे या पीछे रहती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह जो है आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे रहती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल की ओर कि तप्त तार एमीटर, जो तप्त तार एमीटर है वो मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान मापता है, औसत मान मापता है, मूल औसत वर्ग धारा मापता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का सी नंबर। 15 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है कि LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम कब होता है। तो धारा का शिखर मान जो है महत्तम तभी होगा जब आपका ओमेगा का जो वैल्यू है वो 1/√ω/c के बराबर हो, अर्थात 15 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल जो है आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, ये VVI सवाल है कि डायनेमो का जो है कार्य सिद्धांत आधारित है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऐसे हम आपको बता देते हैं यह जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है। ट्रांसफार्मर कहलाता है, प्रेरण कुंडली कहलाता है, या डायनेमो कहलाता है, या मोटर कहलाता है। तो ये जो है डायनेमो कहलाता है, अर्थात 17 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर कहता है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर जो एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, AC को DC में बदलता है, नहीं। AC को DC में नहीं बदलता है। तो क्या ये DC को AC में बदलता है, नहीं। DC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी है AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। जी हाँ, 18 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो होता है वो AC वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या तो फिर वो घटाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि ट्रांसफार्मर के कोड को, ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है वो परतदार बनाया जाता है, लेमिनेटेड बनाया जाता है, परत बाय परत बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, तो इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण भाव उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे हम भावर धारा कहते हैं, और भावर धारा के द्वारा जो होने वाली हानि है उसको कम की जा सके, इसीलिए हम लोग उसको परतदार बनाते हैं। तो 19 का जो
ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। एक विभव मापी द्वारा, एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, या एक चल चुंबक गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो 20 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका बेहद इंपॉर्टेंट है कि एक किसी ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो द्वितीयक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, जबकि इसका उल्टा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर में। तो 21 का जो ऑप्शन नंबर है वो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। N2 का मान N1 से बड़ा होता है। 22 जो है 50 ओम का एक प्रतिरोधक 15 वोल्ट के किसी दोलित्र से जुड़ा हुआ है। यदि दोलित्र की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा 100 हर्ट्ज पर समंजित की जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कालांतर होता है। π/2 होता है, π/4 होता है, या शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युतवाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक को हम लोग कॉस फाई से डिनोट करते हैं। शक्ति गुणांक को कॉस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका 24 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एल आर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है। तो देखिए शक्ति गुणांक जो कॉस फाई होता है वो कॉस फाई का वैल्यू होता है R/Z, जहां R को R रहने देते हैं, और एल आर परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वो √R² प्लस ω² L² होता है। तो इसका 25 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, R/√R² प्लस ω² L²। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की ओर। 26 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां PT है, यथार्थ शक्ति को ट्रू पावर कहते हैं और आभासी शक्ति को अपरेंट पावर कहते हैं, तो निम्न में से कौन सा है ना शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक का जो वैल्यू होता है वो होता है, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला यथार्थ शक्ति बटा में आभासी शक्ति। तो यथार्थ शक्ति को हमने PT कहा है और आभासी शक्ति को हमने PA कहा है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगी। अगर जो है आपूर्ति 50 हर्ट्ज पर हो रहा है तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या है। ऑप्शन ए है 25 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 200 हर्ट्ज। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज पर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका इंपॉर्टेंट है, VVI है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि LCR परिपथ में जो ऊर्जा का क्षय है अर्थात एनर्जी का जो लॉस है वो किसके द्वारा होता है। प्रेरक द्वारा, प्रतिरोधक द्वारा, या संधारित्र द्वारा, या इनमें से सभी द्वारा। तो LCR परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है वो जनरली प्रतिरोधक द्वारा होता है। तो 28 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं कि LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। देखिए विद्युत अनुनाद किसको कहते हैं। एक निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की आवृत्ति को ही हम लोग विद्युत अनुनाद कहते हैं। और विद्युत अनुनाद परिपथ में तभी होगा जब XL का मान XC के बराबर होगा।
एक्स एल का वैल्यू होता है ओमेगा एल और एक्स सी का वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए आज के अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यदि एल प्रेरकत्व हो, प्रेरकत्व को एल से डिनोट किया गया है, प्रतिरोध को आर से और संधारित्र का जो धारिता है उसको सी से, तो एल बटे आर एवं आर इंटू सी का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 30 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव किए हैं जो 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का अगला वीडियो करेंगे और उसमें भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हमारे 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।